नाज़रीन, इस वक्त हम हिस्टोरिक लेवल के अलायंसेस देख रहे हैं और एक बड़ी संबंधी देख रहे हैं। वो वाकयात जो अब से पहले नहीं हुए। इस वक्त जो सबसे गैर मामूली दौरा हो रहा है रीजनल डेवलपमेंट्स के तनाजुर के अंदर, वो ये है कि यूएई के सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। ये एक गैर मामूली दौरा है, ये कोई रूटीन विजिट नहीं है और इसमें बहुत सारी अहम चीजें जो है वो डिस्कस होने जा रही हैं। इस दौरे के हवाले से हम तफसीली बात जो है वो करेंगे। अगले जो 5 रोज हैं, यानी इस साल का जो अख्ताम है, उसमें भी बहुत सारी चीजें डिस्कस और तय होने जा रही हैं। अगले 5 दिन जो वो काफी क्रूशल होने जा रहे हैं। अगले 72 घंटों में नेतन्याहू ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहा होगा और उसमें लेबनान जंग डिस्कस होगी, उसमें ईरान जंग डिस्कस होगी, उसमें गजा के हवाले से चीजें जब वो डिस्कस होंगी। तो ये जो टाइम है बड़ा क्रूशल है। उधर ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ, रशिया, चाइना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो अलायंसेस हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। अब ईरान का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है रशिया की हेल्प के साथ जो है वो, और पुतिन की जानिब से 2 लीडर्स को लेटर्स लिखे गए हैं। एक तो लिखा गया है जो वेनेजुएला के सदर है, उनको लेटर लिखा है पुतिन ने आज के दिन की मुनासबत से, और उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला के साथ खड़े हैं पूरी तरह से। फिर दूसरा जो लेटर लिखा गया है पुतिन की जानिब से, वो किम जोंग उनको लिखा गया है और इसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो हिस्टोरिक लेवल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और उधर किम जोंग अन ने जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका ऑर्डर दे दिया है। न्यूक्लियर सबमरीन तेजी के साथ जब वो नॉर्थ कोरिया तैयार कर रहा है, जिसके जाहिर के ये साउथ कोरिया ने कहा, साउथ कोरिया ने अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ कि वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे, तो किम जोंग अन ने ऑर्डर कर दिया। तेजी के साथ वहां पर उसकी जो प्रिपरेशन है वो जारी है। तो इधर फलस्तीनी जो लीडरशिप है उसकी मुलाकात टर्किश जो लीडरशिप है उसके साथ हो रही है, और जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा करने जा रही हैं, अमेरिका से हेल्प लेने जा रही हैं चाइना के हवाले से। तो वहां पर भी एक एस्केलेशन जो है वो बढ़ रही है, यानी ये मुल्क जो है वो अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं। और जैसे जापान ने कहा कि वो सर्वाइवल एक सूरत हाल के अंदर आ जाएगा, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर आ जाएगा, यानी मुल्क अपने लिए इस वक्त इतने बड़े खतरात जब समझ रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो एक बड़ा अहम तरीन और गैर मामूली दौरा होने जा रहा है, यूएई के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये उनका पहला दौरा है। यानी यूएई पाकिस्तान का एक ब्रदर कंट्री है, लेकिन यूएई के सदर अपना पहला दौरा पाकिस्तान का करने जा रहे हैं। यूएई प्रेसिडेंट टू मेक फर्स्ट ऑफिशियल पाकिस्तान विजिट, और बिजनेस रीजनल स्टेबिलिटी टॉप एजेंडा होगा। यूएई प्रेसिडेंट अल नहान टू मेक फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान ऑन December 26, कल के रोज ये दौरा होने जा रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि पिछले 2 साल में हम नाज़रीन ये देखते हैं कि पाकिस्तान जब वो जो रीजन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें जाहिरी तौर पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान अपने क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है, पसे पर्दा क्या बातें हो रही हैं उससे हटकर पाकिस्तान जाहिरी तौर पर कि उधर मुलाकातें कर रहा है, दौरे हो रहे हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। यानी बज़ाहिर पाकिस्तान जब वो इस खेल में कहीं भी नहीं है। अचानक लेकिन पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पाकिस्तान के जो नाज़रीन जो ताजा तरीन एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसने जो एक बैलेंस ऑफ पावर है उसको हिला दिया, उसको यानी कि चैलेंज जरूर कर दिया। खासकर जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने ये प्लेज किया है, फर्स्ट कंट्री है जिसको पाकिस्तान ने प्लेज किया है कि वो न्यूक्लियर शील्ड उसको देगा। तो देखिए, अगर आप इन मुल्कों को देखें तो इनके पास क्या ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर शील्ड के हवाले से। क्या अमेरिका इनको न्यूक्लियर शील्ड देगा? क्या फ्रांस देगा? क्या बर्तानिया देगा? कोई मुल्क इनको न्यूक्लियर शील्ड नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? न्यूक्लियर शील्ड देनी किसके खिलाफ है? इन मुल्कों को किससे अब खतरा महसूस हो रहा है? मिडिल ईस्ट में एक ही मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर है, तो उसी के खिलाफ न्यूक्लियर शील्ड आपको चाहिए ना। तो वो कौन है? वो इसराइल है। तो इनको अमेरिका क्या न्यूक्लियर शील्ड देगा इसराइल के खिलाफ? क्या बर्तानिया देगा? क्या फ्रांस देगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए ये जो एक एग्रीमेंट तय पाया, तो उससे यानी अहमियत बढ़ी है कि भाई यहां तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये होता है ना कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप कन्वेंशनल वेपन्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर का ऑप्शन कहां से लेकर आएंगे? न्यूक्लियर के मामले में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान के सिवा। तो फिर पाकिस्तान के जो टर्की के साथ डिफेंस डील्स हो रही हैं, अभी जो सबसे बड़ी डील हुई है, ये सबसे बड़ी डील है जो लीबिया के साथ हुई है, $4 बिलियन की। और चूंकि लीबिया में भी एक ग्रेड गेम जारी है, तो फिर मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ जो बातचीत चल रही है,
तो इसलिए जो रीजन के बाकी ममालिक हैं वो भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अहमियत, और बाकी जब सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ आकर डिफेंस डील्स कर रहे हैं, न्यूक्लियर के हवाले से मादे कर रहे हैं, तो बाकी मुल्क भी देख रहे हैं। अब आप मिसाल के तौर पे सूडान है, सूडान में यूएई भी इन्वॉल्व है। तो अभी पाकिस्तान ने $300 मिलियन के डिफेंस डील की है। सूडान में फतह अल बुरहान को दिए जाएंगे ये वेपन जो है, जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, यूएई जो है वो दूसरी साइड पे है। तो यानी इस सारे तनाजुर में रीजन के बाकी मुल्क भी मजबूर हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आए और बातचीत करें, और वेपन्स और डिफेंस और ये सारा डिस्कस जब किया जाए, और न्यूक्लियर शील्ड। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज, डिग्निटी कहीं ना कहीं, यानी ये मिडिल ईस्ट के मुल्क जो है वो ठीक है, बड़े ब्रदरली कंट्रीज हैं, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इनके साथ रिलेशंस की सारा कुछ है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमें ये नजर आया कि इन्होंने बस कहा कि ठीक है पाकिस्तान है, बस इसको एक खास ही हद तक रखो, अपने साथ रखो, ठीक है, लेकिन इसको जरा ऊपर बढ़ाने चढ़ाने की जो जरूरत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान भी एक अजीबो गरीब क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ था। तो अब यानी पाकिस्तान की अहमियत अचानक बदल गई है। वो कह रहे थे ठीक है पाकिस्तान है, इसको साथ रखो, ठीक है, कभी ये आ गए $1 बिलियन दे दिया, बस यहीं तक इनको रखो, लेकिन अब पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो अचानक से बदल गई है। लेकिन एक बात मैं जरूर पाकिस्तान के हवाले से कहना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके पास आज एक हिस्टोरिक मौका है। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। और जो मिडिल ईस्ट के मुल्क और बाकी मुल्क जिससे पाकिस्तान की अहमियत बहुत बड़ी है, तो पाकिस्तान की लीडरशिप के पास आज एक ऐसा सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान को भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो बना सकते हैं। उनके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तो एलीट ने कैप्चर किया हुआ ना पाकिस्तान को, तो उससे भी आजादी दिलवा सकते हैं और एक बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो बना सकते हैं, जिसकी डिग्निटी हो, जिसकी अच्छा इमेज दुनिया के अंदर हो, और जिसके लोगों के लिए कोई बेटरमेंट हो। तो अगर आज पाकिस्तान की लीडरशिप इस मौके को जाया करती है तो बहरहाल ये उनकी बड़ी बदकिस्मती होगी और पाकिस्तान के लोगों की बदकिस्मती होगी। ऐसे मौके जब वो रोज रोज नहीं आते हैं। जब देखें ना बड़ी पावर्स हैं वो अपने इश्यूज में हैं, अपने मामला देख रही हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इस दौरे में क्या चीजें डिस्कस होती है? आज क्रिसमस है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो मसीह बरादरी है वो क्रिसमस मना रही है। और देखिए जो फलस्तीन की सरजमीन है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए, तो गजा में आज बमबारी हुई है क्रिसमस के रोज भी, और जो ईद हमने देखी है सारी, उसमें भी गजा में बमबारी होती रही है। नो ट्रू सेंस ऑफ सेलिब्रेशन एज इजराइल बॉम्ब्स ड्रोन आउट क्रिसमस इन गाजा। गजा में आज भी उन्होंने जब बमबारी की है। तो उधर फलस्तीनी जो लीडरशिप है उसकी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो अभी अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका से वापसी पर वो दमिश्क पहुंचे, दमिश्क की लीडरशिप जो है वो मॉस्को पहुंची, और इधर जो है वो फलस्तीनी लीडरशिप जो है वो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर रही है। इससे पहले 48 घंटे पहले फलस्तीनी लीडरशिप ने जो टर्की के इंटेलिजेंस चीफ है उनके साथ भी मुलाकात की, और अब फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो रही है। वो अमेरिका का दौरा करके जब वापस आ रहे हैं, तो उसमें इजरायली वायलेशंस, सीज फायर सेकेंड फेज, और हमास ने वार्न किया कि मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। फिदान मीट्स हमास लीडर्स इन अंकारा टू पुश गाजा सीज फायर फॉरवर्ड। तो इसमें ये डिस्कस हुआ कि कैसे इजराइल जो है वो वायलेशंस कर रहा है और ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन जो है वो किस तरह से खराबतर होती चली जा रही हैं। बेसिक जो सिविलियन नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, शेल्टर मटेरियल की बहुत कमी है, वो इक्विपमेंट जो मलबे को हटाने के लिए जरूरी है वो नहीं है, इमरजेंसी हाउसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर। तो ये उन्होंने, हमास ने कहा कि वायबिलिटी ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट खतरे में है, यानी सीज फायर एग्रीमेंट जब वो खतरे में है इजरायली मुसलसल वायलेशंस की वजह से। तो गाजा फेसेस वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी देखना हमास की लीडरशिप वहां पर मौजूद है, इंटेलिजेंस चीफ के साथ, और अब फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है। तो एक बात है जो कन्वे की जा रही है कि इजराइल क्या वायलेशंस कर रहा है, और अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से जारी रही तो फिर उसके नतीजे वो क्या आ सकते हैं। अच्छा, लीबिया के हवाले से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि टर्की ने जहाज का जो डाटा रिकॉर्डर है उस मलबे में से जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको कलेक्ट कर लिया है, और उसको एक न्यूट्रल थर्ड कंट्री में भेजा जा रहा है ताकि जो कॉजेज ऑफ इसकी क्रैश है वो मालूम की जा सके। ये देखिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
टर्की उसको एक न्यूट्रल थर्ड कंट्री में भेज रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि टर्की, ये मतलब यहां पर सवालात उठ रहे होंगे ना, इल्जाम लग रहे होंगे कि क्या टर्की ने खुद किया है। ज़ाहिर है जो दूसरी ताकतें होती हैं, जो साजिशी हैं, अगर ना ये असैसिनेशन तो हो सकती है ना, तो टर्की इस वक्त चूंकि टर्की का जो मामला है नाज़रीन, वो बड़ा अहम है लीबिया के हवाले से। टर्की वो मुल्क है जो इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि लीबिया को यूनाइट कर लिया जाए। यानी लीबिया दो हिस्सों में तकसीम है, एक तरफ एक गवर्नमेंट है, एक तरफ एक गवर्नमेंट है। तो टर्की ये चाहता है कि लीबिया यूनाइटेड हो जाए, इसके लिए टर्की जो एफर्ट्स कर रहा है। और ये जो आर्मी चीफ जो इसमें क्रैश में जो वो जांबाक हुए हैं, ये टर्की के साथ राब्ते में हैं और ये इस हक के अंदर हैं, यानी मसालियत पसंदी है और इस हक के अंदर हैं कि ठीक है एक यूनाइटेड हो जाए लिबिया दोबारा से। तो ज़ाहिर है कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि लिबिया दोबारा से यूनाइटेड हो, तो इसलिए मामला मशकूक हो गया ना कि भाई एफर्ट्स यहां पर हो रही थी यूनाइट करने की। तो कौन सी ताकतें हैं जिसने उस शख्स को मारा है और फिर टर्की की सरजमीन पर, ठीक है ना। आप इसको सोचें, ब्लैक बॉक्सेस रिकवर्ड आफ्टर लिबियन आर्मी चीफ प्लेन क्रैश नियर अंकरा। तो उन्होंने वो ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, यानी कॉकपिट है, डाटा रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, वो सारा कलेक्ट कर लिया है इसको न्यूट्रल कंट्री में। तो टर्की चूंकि एफर्ट कर रहा है, तो टर्की में अगर अलेजेडली अगर हम सपोज करें कि असैसिनेशन की गई है, और ताकि इल्जाम भी टर्की पर आए जो एफर्ट कर रहा है लिबिया को यूनाइट करने का, तो टर्की ने न्यूट्रल थर्ड कंट्री में ये भेज दिया। तो टर्की हैज बीन एक्टिवली ट्राइंग टू यूनाइट लिबिया। लिबिया को यूनाइट करने की इस वक्त जो टर्की एफर्ट्स कर रहा है। तो चूंकि दो गवर्नमेंट्स है, एक खलीफा हफ्तार की है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ जांबाक हुए हैं, एक गवर्नमेंट जो है वो खलीफा हफ्तार की है, जिसकी पाकिस्तान की डील हुई है वो खलीफा हफ्तार के साथ हुई है, जिसके साथ रशिया है। एक दूसरी गवर्नमेंट है, ये जो आर्मी चीफ जांबाक हुए हैं ये उस दूसरी गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि टर्की यूनाइट करने की जो वो कोशिश कर रहा है। टर्की एक्सटेंड्स मिलिट्री प्रेजेंस इन लिबिया गिविंग उर्दगान स्वीपिंग अथॉरिटी। आज टर्की ने यह भी फैसला किया है, लिबिया में जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, उधर सीरिया में इसराइल जो वो मुसलसल इंकर्जन्स कर रहा है। आज दारा के अंदर उनकी फौजें दाखिल हुई हैं, फिर अंदरूनी जो क्लैशेस हैं एसडीएफ के वो सारे जारी हैं। और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर की जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन इन ऑल फील्ड ये डिस्कस हुआ है। ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट जो इमेज हासिल कर सकेगा, इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो बड़ा हैवी सैटेलाइट है, ये रशिया की जानिब से लॉन्च किया जा रहा है। इसका जो वजन है वो 150 kg है, यानी बड़ा हैवीएस्ट ये इमेजिंग सैटेलाइट है जो बड़ी एचडी पिक्चर जो है वो हासिल कर सकेगा। तो ये ईरान की स्पेस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा इजाफा है और रशिया उसमें पेश है। आप देखिए पाकिस्तान, ईरान, इन मुल्कों को काफी ज्यादा चाइना और रशिया से हेल्प मिल रही है इनकी स्पेस इंडस्ट्री के हवाले से। जनाब अली, प्यूटन ने लेटर भेजा है, आ चुके क्रिसमस है तो उस तनाजुर में प्यूटन ने लेटर भेजा है प्रेसिडेंट मडूरो को, ठीक है। प्यूटन रीअफर्म सपोर्ट फॉर वेनेजुएला इन हॉलीडे लेटर टू मडूरो। कांग्रेचुलेट किया क्रिसमस के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से और कहा कि हम पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी वेनेजुएला के साथ। उन्होंने नेक तमन्नाएं जो हैं वो भेजी और उन्होंने प्यूटन ने कहा कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर प्यूटन ने इस लेटर में लिखा कि ये जो हमारे दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हुई है, जो साइन कब हुई थी, जब अभी रिसेंटली जो परेड हुई है, मिलिट्री परेड, वहां पर यह साइन हुई। तो प्यूटन ने इस लेटर में लिखा कि इस पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा अहमियत है जो हमें बहुत ज्यादा करीब ला रही है। क्वालिटेटिव और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हमारी तमाम फील्ड्स के अंदर जब जारी है। हमारी अनवेवरिंग सोलिडेरिटी है वेनेजुएला के लोगों के साथ और हम देख रहे हैं कि इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड एक्सटर्नल प्रेशर वेनेजुएला के ऊपर है। तो इस मामले में हम वेनेजुएला के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। उन्होंने कहा अच्छी सेहत की दुआ दी और हैप्पीनेस और सक्सेस इन कैरिंग आउट हिज गवर्नमेंट ड्यूटीज। यानी उधर अमेरिका हटाना चाह रहा है, प्यूटन कह रहा है, यानी विश कर रहा है कि आप सेहत के साथ और जबरदस्त तरीके से अपनी गवर्नमेंट ड्यूटीज जो वो परफॉर्म करते रहें। रशिया एंड वेनेजुएला यूनाइटेड अगेंस्ट यूएस थ्रेट्स। हम मुत्तहद हैं अमेरिका के थ्रेट्स के खिलाफ। फिर प्यूटन ने एक और लेटर भेजा और भेजा अपने दोस्त किम जोंग उन को, जिनकी फौजें इस वक्त जब रशिया के साथ
अब देखना ये भी लम्हा आना था कि वेस्ट ने जंग छेड़ी, वेस्ट की मजाल नहीं हुई कि वो ऑफिशियली अपनी फौजें जो है वो यूक्रेन में भेज सके। अनऑफिशियली तो उन्होंने भेजी हुई हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में तो नहीं लड़ रहे ना, अनऑफिशियली मर्सनरीज के तौर पर वो लड़ रहे हैं। रशिया के साथ ही खुलकर खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया ने ओपनली बल्कि ऑनर किया जो उनके वहां पर लोग मारे गए, तो ऑनर किया उनको। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो खुलकर अपनी फौजें भेज चुका है। यानी वेस्ट का यूरोपियंस अपनी फौजें नहीं भेज सके, नेटो अपनी फौजें नहीं, जिसने जानबूझकर जंग छेड़ी, नॉर्थ कोरिया ने रशिया के लिए फौजें भेज दी हैं। मामूली चीज नहीं है। सो रशिया नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली अप्लाइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। प्यूटन ने कहा कि हम बड़ी कामयाबी के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा पूरा इरादा है कि हम जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो प्यूटन ने कहा कि जो जिस सतह के ऊपर इस वक्त हमारे रिलेशन चले गए हैं वो बड़े हिस्टोरिक है। ट्रीटी प्लेज ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन, मतलब पूरी तरह से हमारा जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, साथ क्या हुआ है कि किम जोंग अन ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया है, और आज उन्होंने उस साइट को जाकर विजिट भी किया जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन जब बनाई जा रही। और किम जोंग अन ने कहा कि ये हमारी नेवल डेटरेंस, यानी हम अपनी नेवी को भी पावरफुल बना रहे हैं, और नेवल डेटरेंस में सबमरीन का बहुत बड़ा किरदार है। अब देखना मतलब मामला, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है, उधर साउथ कोरिया अमेरिका भी डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे, उन्होंने बनाना शुरू कर दी है, और बहुत जल्द जो है वो इसको लॉन्च भी कर देंगे। अच्छा, अब आप इन तमाम वाकयात को लिंक करते चले जाइए। ये एक ही थिएटर है, एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं। अब इसको लिंक करते चले जाइए। जापान इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है, उधर नॉर्थ कोरिया ताकत बढ़ा रहा है, उधर चाइना, और फिर ये सारे मुत्तहद हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सारे मुत्तहद हैं। उधर अब जापान देख रहा है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा नहीं होगा। अब जापान की प्राइम मिनिस्टर जा रही है अमेरिका, लेकिन अभी तक अमेरिका से उनको शेड्यूल नहीं दिया गया कि वो कब आए। वो दौरा तैयारी कर रही हैं, लेकिन अभी वॉशिंगटन जो वो को वार्मली वेलकम नहीं कर रहा। तो वो चाह रही है कि अमेरिका से कमिटमेंट मिले कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं चाइना खिलाफ। जापान ताइशी प्लान्स फर्स्ट यूएस विजिट अमिड राइजिंग टेंशन विद चाइना। इसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर कन्वे करना चाहती हैं अमेरिका को कि हमारे क्या कंसर्न्स हैं चाइना के हवाले से, और टू सिक्योर यूएस बैकिंग एज साइनो जापानीज रिलेशंस कंटिन्यू टू स्ट्रेन। वो इस बात की जाकर गारंटी लेना चाहती हैं कि हमारे तो मामला चाइना के साथ बहुत खराब हो रहे हैं, तो क्या अमेरिका हमारी बैक पर खड़ा है। ये हालात आ गए कि जापान को ये गारंटी लेना पड़ी है। जापानीज शिफ्ट कॉजेज डिक्लाइन इन चाइना टाइज। जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं और उन्होंने जो शिफ्ट लिया है अपनी पॉलिसी में, तो उससे चाइना के साथ हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। जो जापान की प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि अगर ताइवान पर अटैक होगा तो हम ये समझेंगे कि हम सर्वाइवल पोजीशन में आ गए हैं, लिहाजा हम चाइना को रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके बाद ये हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। और उधर अब जापान जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द जो आइलैंड्स हैं वहां पर मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है, और एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो जापान की जानिब से मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल प्लेटफॉर्म जब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो चाइना ने ये कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो प्री 1945 जो फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, हम उसमें वापस नहीं जाने देंगे। यानी उस वक्त चूंकि जापान जो है वो चाइना को कॉलोनाइज करके बैठा हुआ था, तो चाइना कह रहा है कि हम उस दौर में वापस नहीं जाने देंगे कि जापान की मिलिटराइजेशन को हम बढ़ने दें, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। अब ये अल्फाज चाइना के देखिए, वी विल नेवर अलाउ जापानीज राइट विंग फोर्सेस टू रिवर्स हिस्ट्री, कि ये हिस्ट्री को रिवर्स करें, हम ये होने नहीं देंगे। और ताइवान में कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हम कबूल नहीं करेंगे, और जापान की जो मिलिटराइजेशन है उसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें यानी आपस में लिंक है। उधर लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है, जो हंडोरस है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं। वो नवंबर 30 से इलेक्शन हुआ है, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, और उसमें ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि अगर मेरा कैंडिडेट ना जीता तो बड़ी हैवी प्राइस है वो हंडोरस पे करेगा। 30 नवंबर को इलेक्शन हो गया है, उसकी काउंटिंग जनाब रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आज जनाब वहां पर जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है ऑफिशियली, उसमें ट्रंप का कैंडिडेट जीत गया। ट्रंप का कैंडिडेट वहां पर जीत गया, लेकिन वहां पर रौला पड़ गया कि ये तो धांधली है, क्योंकि पहले इल्जाम तो लग रहे थे कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। ट्रंप बैग्ड अस्फोरा डिक्लेयर्ड हंडोरस प्रेसिडेंट अमिड फ्रॉड क्लेम्स। अब आप देखिए कि विक्ट्री का मार्जिन कितना है। ये जो ट्रंप बैग्ड कैंडिडेट है, राइट विंग ये पॉलिटिशियन है, इसने जनाब 40.27% वोट लिए हैं, और जो दूसरा कैंडिडेट है उसने 39.53% वोट लिए हैं।
यानी आप यूं कहिए कि ये कोई 0.70, ठीक है ना, इतना कितना कोई फर्क है, मतलब बहुत, टोटल 28,000 वोटों का फर्क है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर। तो वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतना क्लोज मार्जिन। तो और 30 नवंबर को इलेक्शन हो गया है, जो 2 दिन में अनाउंस होना था, आज 25 दिसंबर को अनाउंस हो रहा है। तो जाहिर है सवाल तो इस पर उठे हुए हैं पहले से। तो अब वो अनाउंस हो गया है, उधर फटा पड़ गया कि ये तो अमेरिका ने सारा जितवाया है। तो यानी लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका की मुदाखलत है वो बढ़ती चली जा रही है, इससे वहां पर क्योस और क्राइसिस जब वो बढ़ेगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।